Hello everyone. In previous lecture, we will cover the iron metabolism. In this video, we will discuss about the hemolysis. तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो वर्ड है ना हीमोलाइसिस, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हमारा हीमो एंड दूसरा है हमारा लाइसिस या फिर लिसिस। तो हीमो तो अपन पढ़ते आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन हो, हमने हेमेटोलॉजी देखी थी, स्टडी ऑफ ब्लड, हीमोपोइसिस देखा था, है ना, एरिथ्रोपोइसिस में। तो हीमो का मतलब हो गया ब्लड से, और लाइसिस जैसे अपन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पढ़े थे ना लाइजोसोम में, प्राइमरी और सेकेंडरी लाइजोसोम में स्पेशली, कि वो क्या करती हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं। तो लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर क्या हुआ, हीमो का मतलब ब्लड और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। ब्लड का टूटना ही क्या कहलाएगा, हीमोलाइसिस। तो ब्लड का टूटना मतलब उसमें जो ब्लड सेल्स हैं, तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल है ना, द रप्चर, डिस्ट्रक्शन को आप रप्चर भी बोल सकते हो, टूटना ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। और उसमें भी यहाँ पर अगर सिर्फ हम हीमो देखें तो हीमो रिलेटेड है हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में। तो मेनली किसका डिस्ट्रक्शन होगा, पर्टिकुलरली आरबीसी, है ना। हीमोलाइसिस मतलब ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन तो है, उसमें भी मेनली डिस्ट्रक्शन अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, आरबीसी के लिए। और अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा तो अपन ने देखा था ना फेट ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी जैसे ही डिस्ट्रॉय होती है उससे हमारा बनता है हीमोग्लोबिन, जिसका अपन ने काफ़ी यूज़ देखा था कि इससे किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, हमारे इसका बिलीवर्डिन देखा था हमने, इसके अलावा बिलिरुबिन देखा था जो कि स्टूल को येलो कलर प्रोवाइड करता है। तो अगर हमारा आरबीसी टूटेगा तो क्या रिलीज होगा, हीमोग्लोबिन, किस में रिलीज हो जाएगा, ब्लड में। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, इट अकर्स, एक तो नॉर्मल कंडीशन में होगा हमारा जो कि यहाँ पर ये लिखा है, और एक है एबनॉर्मल कंडीशन में। तो पहले नॉर्मल की बात करते हैं। जैसे नॉर्मल हमें पता ही है कि जैसे ही हमारी आरबीसीज जो है इनका लाइफ स्पेन है 120 दिन का। तो जैसे ही 120 दिन कंप्लीट करती हैं इनकी मेम्ब्रेन हो जाती है फ्रेजाइल। क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन बिकम मोर फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब मैंने बताया था ना कि डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, है ना। अब ये क्या हो जाएंगी, एकदम डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो जाएगी, कि बस थोड़ा सा धक्का लगा और टूट जाएंगी। और फिर क्या होता है कि ये डिस्ट्रॉय होती है हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, जिसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो स्प्लीन। और इसका रीज़न अपन ने देखा ही था कि हमारी जो आरबीसी का डायमीटर है वो कैपिलरीज से या तो ज़्यादा होगा या फिर कैपिलरीज के बराबर होगा। तो यंगर आरबीसी तो निकल रही थी क्योंकि ये हो गई हैं फ्रेजाइल, डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो आरबीसी जैसे ही यहाँ से निकलती हैं, क्योंकि इनके बराबर साइज़ है, ये हो जाती हैं डिस्ट्रॉय। तो ये थी हमारी नॉर्मल कंडीशन में। और नॉर्मल कंडीशन में हर दिन 100% आरबीसी है ना अगर हमारी बॉडी में, तो 1% आरबीसी डेली डिस्ट्रॉय होती हैं नॉर्मल कंडीशन में। हीमोलाइसिस इतना होता ही होता है आरबीसी का। खैर इतनी बन भी जाती हैं, वो कैसे बनेंगी, बोन मैरो के थ्रू, अपना बोन मैरो प्रोड्यूस करता है ना, एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस देखी थी अपन ने, तो उससे आरबीसी बन भी जाती हैं इतनी। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल कंडीशन की। एबनॉर्मल कंडीशन का क्या मतलब है कि इस नॉर्मल डिस्ट्रक्शन के अलावा अगर आपकी आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगे तो आप इसे पैथोलॉजिकल कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो अब ये कैसे हो सकता है, बाय द एक्सटर्नल फैक्टर, कि आपकी बॉडी के अलावा, है ना, जो नॉर्मली डिस्ट्रक्शन हो रहा था ना 120 डेज, यंगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन है। मतलब जो 50 दिन की हैं, अभी आधा ही लाइफ स्पेन हुआ और वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो ये कब हो सकती हैं, जब कोई बाहर से फैक्टर आए। कैसे उन्हें अपन आगे देखते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर देखो तो क्या होता है अपना, कि इसमें क्या होने लगता है, इवन यंगर आरबीसी आर डिस्ट्रॉय, जो अब भी मैंने बताया कि अगर कोई 50 दिन की तो भी वो डिस्ट्रॉय होती है। दूसरी चीज़ के लार्ज नंबर में ब्रेकडाउन होगा, लार्ज नंबर में। और अगर लार्ज नंबर में आपका डिस्ट्रक्शन होगा तो सिंपल सी बात है, रिलीज होगा हीमोग्लोबिन, और वो भी कैसा, लार्ज क्वान्टिटी में। और हमें पता है कि जैसे ही हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होता है इसके डिस्ट्रक्शन से बनता है बिलिरुबिन। लेकिन क्योंकि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा तो यहाँ पर ज़्यादा बनने लगेगा बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन का लेवल जितना ज़्यादा, हम उसे बोलते हैं उस कंडीशन को जॉइंडिस, जिसे आप बोलते हो पीलिया। होता है ना छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनमें डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का बहुत ज़्यादा। तो कौन सा होगा यहाँ पर जॉइंडिस, हीमोलाइटिक। देखो जॉइंडिस किस वजह से हुआ, ब्लड सेल के डिस्ट्रक्शन से, दैट्स वाई हमने से बोल दिया हीमोलाइटिक जॉइंडिस। दूसरी चीज़ कि अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही हैं तो ये तो अब बाहर से हो ना, एक बार डिस्ट्रॉय हो गई तो ख़त्म, आरबीसी का नंबर कम। आरबीसी का नंबर कम मतलब ब्लड का काउंट कम, और आरबीसी का नंबर कम हो, ब्लड का नंबर कम हो,
या फिर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो, इसे हम बोलते हैं एनीमिया। तो यहाँ पर क्या डेवलप होगा, एनीमिया। और एनीमिया कौन सा, हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब ब्लड सेल के टूटने की वजह से एनीमिया हुआ ना, दैट्स वाई हम बोल रहे हैं हीमोलाइटिक एनीमिया, बिकॉज इट अकर्स बिकॉज ऑफ हीमोलाइसिस। एक कंडीशन आ गई। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में अपन ने देखा था ना कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो पैथोलॉजिकल या फिर आप बोल सकते हो एबनॉर्मल क्या करेंगे, हीमोलाइसिस। तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, सबसे पहला फैक्टर होता है हीमोलाइसिन। अब यहाँ पर बट देखो, हीमो मतलब ब्लड सेल से रिलेटेड, आरबीसी से, लाइसिस मतलब तोड़ने वाला, और सिन से यहाँ पर ये चीज़ है ना जैसे होता पैथोजन, ऐसे हीमोलाइसिन ऐसे सब्सटेंस होंगे जो हीमोलाइसिस का काम करेंगे, मतलब जो आरबीसी को तोड़ेंगे। इन्हें अभी आगे हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा यहाँ पर है हमारा एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, क्योंकि हमने नॉर्मल शेप आरबीसी का देखा था कि बाइकॉनकेव डिस्क शेप है, या फिर आप बोल सकते हो डम्बल शेप, जो कि जरूरी भी था क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, शेप कम है तो एरिया कम घेर रहा था लेकिन सरफेस ज़्यादा था। अब अगर इसी को अपन फैला दें तो अब आप देखो ये एरिया कितना ज़्यादा हो जाएगा, और इतना बड़ा अगर इसका शेप हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कैपिलरी में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा शेप स्क्वीज नहीं हो सकता। इसे और भी देखेंगे किन कंडीशन में होता है आगे। तीसरी चीज़ है हमारी डिसीजेस, बहुत सारे डिसीजेस होते हैं हमारे बॉडी में, इसे भी आगे डिस्कस करते हैं। और लास्ट वन है हमारा मैकेनिकल फैक्टर्स। अब हम इन चारों को एक एक से डिटेल में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हीमोलाइसिस। तो जैसे बट इंडिकेट कर रहा, हीमो मीन्स ब्लड रिलेटेड, आरबीसी रिलेटेड, और दूसरा है लाइसिन, जैसे लाइसिस मतलब होता है टूटना, वैसे ही लाइसेंस तोड़ने वाला, ब्लड को तोड़ने वाला। तो पहले हीमोलाइसिस क्या होंगे, ऐसे एजेंट या ऐसे सब्सटेंस जो कि आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे, यही है। तो हीमोलाइसिस आर दी सब्सटेंस which are responsible for the destruction of RBC। अब इसके अलावा हम और आगे देखते हैं तो these are either, इनका भी नेचर होता है, मतलब भी इनका नेचर क्या होगा, सब्सटेंस तो है, या तो हो सकते हैं हमारे लिपिड, या फिर ये हो सकते हैं प्रोटीन, मतलब और कुछ नहीं होते, ये भी लिपिड और प्रोटीन ही होते हैं। बस इनका नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि आरबीसी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं ये अपन आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है destroy the RBC by forming the pores in bilayered layer, bilipid layer। ये क्या करेंगे, हमारी जो आरबीसी रहेगी ना, अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखा था, कोई भी सेल हो सब में अपन को पता है कि उसमें लिपिड और प्रोटीन, पूरा अपन ने अरेंजमेंट देखा था लेयर का, तो उसमें ये जो लिपिड लेयर रहती है ना, उसमें भी बाइलेयर थी, है ना, उन्हें ये क्या कर देते हैं, इस लिपिड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब जितने भी लिपिड रहेंगे ना, अपन ने फॉस्फोलिपिड पढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल पढ़ा था, ये उन लिपिड में क्या करते हैं, पोर्स बनाते हैं। पोर्स का मतलब छेद, मतलब ये अगर हमारी एक आरबीसी है तो अभी उसमें क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से पोर्स कर देंगे। और अगर आप अब देखो, अगर इसमें ऐसा क्या कर दिया, पोर्स, सिंपल सी बात है, बाहर का जो फ्लूइड है वो इसके अंदर एंटर करने लगेगा, और इसका शेप बढ़ते 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 एक लिमिट के बाद, बलून नहीं होता होली में, अभी तो सबने होली खेली होगी, पानी भरते जाओ, लेकिन अब आउट ऑफ लिमिट भरोगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। सेम ऐसे आरबीसी भी हमारी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय, और हीमोलाइसिस यहाँ पर हमारा हो जाता है। अब अपन आगे देखते हैं, हम क्या करते हैं, इन हीमोलाइसिस को भी 3 टाइप में क्लासीफाइड करते हैं, है ना। पहले तो हमने देखा था कॉज, अब ये हीमोलाइसिस खुद कितने टाइप में क्लासीफाइड है, 3। पहला है हीमोलाइसिस ऑफ बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियल ऑरिजिन, मतलब ऐसे हीमोलाइसिस, ऐसे सब्सटेंस जो कि किससे ऑरिजिनेट होंगे, बैक्टीरिया से। अब हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, है ना, जो कि ऐसे इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है, तो उन सब से क्या हो सकते हैं, ऑरिजिनेट हो सकते हैं। तो मैनी बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, अगर हमें कोई डिसीज़ है, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जो कि हमारी सेल को डिस्ट्रॉय करें, है ना। यही टॉक्सिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाते हैं हीमोलाइसिस में, और हीमोलाइसिस क्या करेंगे, पर्टिकुलरली टॉक्सिक का तो काम ही है उनका टॉक्सिस, लेकिन अब वो किसे वो करने लगेंगे, डिस्ट्रॉय आरबीसी को। प्रोसेस यही रहती है कि लिपिड वाली लेयर को डैमेज करके। इसके अलावा हमारे सेकेंड टाइप है हीमोलाइसिस ऑफ एनिमल ऑरिजिन। अब ये एक्चुअल में कहाँ से ऑरिजिनेट होंगे, जैसे बैक्टीरिया से ऑरिजिनेट हुए थे, अब हमारे जो एनिमल ऑरिजिन है ये ऑरिजिनेट हो सकते हैं किस चीज़ से, जैसे सांप किसी को कोबरा डस ले, या और भी कोई जहरीली चीज़, बहुत सारे जीव रहते हैं वो डस लें,
तो उनका जो बीनम होता है ना, बीनम ऑफ पॉइजनस स्नेक। अब सांप ऐसा हो जिसमें जहर हो, नहीं तो किसी भी सांप से कटवा रहे हो जहर ही नहीं है, तब नहीं, ऐसा सांप जो मतलब पॉइजन हो, है ना। अब ट्राई मत करना आप लोग जाके कि भाई काट देखे जहर है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, बीनम। बीनम का मतलब होता है जहर, आप बोल सकते हो। किसका, जैसे कोबरा का, कोबरा के सामने मत बोलना कि काट, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, इनका जो ये रहता है ना, ये क्या करता है, लाइसिस ऑफ द फॉस्फोलिपिड पार्ट। ये जो बीनम है ना, ये भी किसके जैसे एक्ट करता है, हीमोलाइसिस के जैसे, हीमोलाइसिस ही होता है। और ये क्या करेगा, ये फॉस्फोलिपिड लेयर को डैमेज करेगा, कुछ ऐसे ही। और जैसे ही उसको डैमेज करेगा, अगर आपकी लेयर डैमेज हुई तो आपकी आरबीसी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये दो हो गए। तीसरा हमारा होता है हीमोलाइसिस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस। अब जैसे कि वो सुबह शाम जो ढकवाना करते हैं दारू का, वाइन शराब, मतलब महान रहते कुछ लोग, सुबह से अपन का कुल्ला हो ना, उनका कुल्ला भी दारू से होता है, सुबह से पी के, शाम को भी दारू, सुबह शाम दारू, बिल्कुल। तो ये क्या होता है तो ऐसे क्या हो सकते हैं, ऐसे एल्कोहल, मतलब ये वही आपकी शराब या फिर वाइन। इसके अलावा काफ़ी सारे एसिड, क्लोरोफॉर्म, मेनली तो ये एल्कोहल सब समझ रहे होंगे। इससे भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, क्योंकि ये भी कैसे एक्ट करता है, हीमोलाइसिस की जैसे। तो ये थे हमारे हीमोलाइसिस एंड टाइप ऑफ हीमोलाइसिस। अब हम देखते हैं हीमोलाइसिस का सेकेंड कॉज, दैट इज एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी और हमारी कब डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, जब आरबीसी का शेप हो जाए हमारा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का क्या मतलब है, एबनॉर्मल के लिए तो पहले नॉर्मल समझना ज़रूरी है। और नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा था कि हमारा आरबीसी का जो शेप है दैट इज़ बाइकॉनकेव डिस्क शेप, और यू कैन से दैट डम्बल्ड शेप, जिसमें क्या था, सेंटर पोर्शन थिनर और पेरीफेरी था हमारा, इसे बोल सकते थिक, है ना। पेरीफेरी क्या था, थिक। और इसमें भी हमने क्या देखा था कि देखो, अगर इसी शेप को अगर अब मैं क्या कर दूं, राउंड कर दूं, अगर इसी शेप को मैं राउंड करूँ तो ये जो अंदर गया है ना कॉनकेव, तभी तो अपन कॉनकेव बोल रहे हैं, एक तरफ से कॉनकेव एक तरफ से कॉनकेव, तो ये हो गया बाय कॉनकेव। अब अगर मैं इसी को राउंड बना दूं तो आप देखो इसका शेप इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया अब भी उतना ही है, सरफेस एरिया दोनों में एक सा है ना, हो सकता है बनाने हो गया, सरफेस एरिया तो दोनों का एक सा है तब भी, लेकिन इसने स्पेस ज़्यादा घेरी है। दैट इज़ द रीज़न कि अगर आपकी आरबीसी का शेप इस बाइकॉनकेव से राउंड हुआ या फिर ओवल हुआ, तो अब क्या होगा कि ये मान लो यही था अपना कैपिलरी का साइज़, इससे तो ये कैसे भी आरबीसी यहाँ से निकल रही थी, स्क्वीज हो रही थी, बट क्योंकि अब इतना बड़ा शेप हो गया तो अब इससे आरबीसी स्क्वीज नहीं हो सकती और वो डिस्ट्रॉय ही होंगी। दैट इज़ द रीज़न कि आरबीसी का एबनॉर्मल शेप भी क्या कर सकता है, हीमोलाइसिस कॉज कर सकता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई हमारा आरबीसी तो ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होगा, उसका भी रीज़न है कुछ डिसऑर्डर्स। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे डिसीज़ हैं जो आपकी आरबीसी का शेप चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, पहले तो अपन ये देख लें कि बाइकॉनकेव शेप एसेंशियल फॉर प्रिवेंट हीमोलाइसिस। हमारा बाइकॉनकेव शेप आरबीसी का एसेंशियल है ताकि वो हीमोलाइसिस को प्रिवेंट कर सके, हीमोलाइसिस ना हो। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में जो अपन ने डिसऑर्डर देखे ना, जैसे यहाँ एक है सिकल सेल एनीमिया, दूसरा है थैलेसेमिया, ये सभी क्या कॉज कर सकते हैं, राउंड और ओवल शेप ऑफ आरबीसी। अब एक्चुअल में होते क्या है, तो देखो इसका नाम इंडिकेट कर रहा है सिकल सेल एनीमिया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक तो एनीमिया वाली कंडीशन है कि आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो रहा, दूसरी चीज़ के सिकल शेप, एक्चुअली ये हो जाएगा इस कंडीशन में आरबीसी का शेप सिकल के जैसे, आप गूगल में इमेज सर्च कर सकते हो सिकल की कि कैसा शेप होता है। और एनीमिया, क्योंकि आरबीसी का शेप अगर सिकल होगा तो आरबीसी होंगी ज़्यादा डिस्ट्रॉय, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में उतनी कमी, उसी को हम बोलते हैं एनीमिया। तो एक तो ये कॉज हो गया। दूसरी चीज़ थैलेसेमिया, ये भी एक ऐसा ही डिसऑर्डर होता है। और एक्चुअल में हमारे जो ये हो गया थैलीसेमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया, ये सारे होते हैं हमारे हेरिडेटरी डिसऑर्डर, मतलब आप बोल सकते हो कि अब क्या बोलते हैं अपन, जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। इन्हें मैं अलग से कर पाऊँगा कब, जब हमारी पूरी ब्लड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी हैं हीमोफेलिया, एरिथ्रोब्लास्टोफेटालिस, बहुत सारे डिसऑर्डर अपन एक साथ सब पढ़ेंगे। तो अभी ये समझ में आया कि आरबीसी का शेप चेंज हुआ जिससे हुआ डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा हमारा थर्ड वन है डिसीजेस। अब ऐसे बहुत से डिसीजेस हैं जो कि हमारी बॉडी में क्या कर सकती है, हीमोलाइसिस। अब आप इन डिसीज़ को भी इसमें वैसे तो लिख सकते हो,
लेकिन ए डिसीज़ की वजह से डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, एक्चुअल में सेप की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा था, इसीलिए इसे हमने सेप में रखा। इसके अलावा भी अगर क्या हो जाए कि कभी हमारी आरबीसी हो जाए इन्फेक्टेड और क्या हो जाए ऑटो इम्यून डिसीज़, देखो नाम ही इंडिकेट कर रहा है ऑटो इम्यून डिसीज़, ऐसा खुद की बॉडी से ही क्या हो जाए कोई एक डिसीज़, है ना, ऑटो इम्यून डिसीज़, हमारी बॉडी से ही कोई डिसीज़ हो जाए हमारी बॉडी में, तो क्या होगा कि अब जब इस ऑटो इम्यून डिसीज़ होगा, है ना, तब क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है ना वो क्या करने लगेगा कि इन्हीं आरबीसी के अगेंस्ट, है ना, इन्हीं आरबीसी के अगेंस्ट क्या बनाने लगेगा, एंटीबॉडीज़, क्योंकि अभी तो इन्फेक्टेड हो चुकी हैं आरबीसी, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी में इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़। अब क्योंकि ये इम्यून सिस्टम कैसे खुद ही आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना, हमारा इम्यून सिस्टम ही, तो हमने इसे बोला ऑटो इम्यून डिसीज़, और ये क्या कर देंगे, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे आरबीसी के अगेंस्ट, जो कि आपकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज़ भी होते हैं हमारे प्रोटीन इन नेचर, और अब भी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था हमारे हीमोलाइसिस, वो भी तो प्रोटीन या लिपिड ही थे, और वो क्या करेंगे, आपकी आरबीसी की मेम्ब्रेन को धीरे धीरे मेनली फॉस्फोलिपिड को डिस्ट्रॉय करेंगे, और जैसे ही ये मेम्ब्रेन आपकी डिस्ट्रॉय होगी आपकी आरबीसी भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। द लास्ट वन इज मैकेनिकल फैक्टर। अब ये मैकेनिकल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, है ना, बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस हो जाए, और अगर आप कोई भी सीवियर एक्सरसाइज करोगे ना तो देखने एक कंप्रेशन, आपको कंप्रेशन फील होता है हाथ में अगर आप पुशअप्स लगा लो, और अगर आपकी मसल्स कंप्रेस है, सिंपल सी बात है उसके अंदर की ब्लड वेसल भी कंप्रेस होगी, जो डायमीटर अभी इतना था वो धीरे धीरे कैसा होने लगेगा, कम, कंप्रेस हुई, और क्योंकि अभी तो आरबीसी से जा सकती थी, लेकिन अब ये कंप्रेशन ज़्यादा हो गया, इस आरबीसी और इस ब्लड वेसल मेनली कैपिलरीज रहेंगी यहाँ, इनके बीच में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप समझते ना, दो पृष्ठों के मध्य लगने वाला बल, द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू सरफेस, और वो दोनों सरफेस को बोलते हैं ना मोशन को अपोज करता है, तो इसमें जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी उतनी ज़्यादा। तो ये था हमारा हीमोलाइसिस, और ये हमारे 4 फैक्टर जो कि एबनॉर्मल कंडीशन में हीमोलाइसिस कॉज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।